सर्वशक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, हो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स का मतलब है मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट। लेकिन प्रेजेंट टाइम की जब हम बात करते हैं तो सिनेरियो कुछ और है। उसी खेल कूद में जहां इंसान अपनी थकान को मिटा देता है, कहीं ना कहीं उस गेम के अंदर आदमी स्ट्रेस को, तनाव को अनुभव करता है। तो आज हम बात करेंगे कि खेल कूद में आने वाले क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारीज के स्पोर्ट्स विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर ब्राह्ता जगबीर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। तो भाई साहब, जैसे कि आज हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और जैसे मैंने अभी कहा कि स्पोर्ट्स एक हमेशा एंटरटेनमेंट का माध्यम रहा है, लेकिन वही स्पोर्ट्स आजकल एक स्ट्रेस का माध्यम बन गया है। आमतौर पर लोग खेलने जाते हैं तो तनाव लेकर जाते हैं, बहुत सारा प्रेशर लेके जाते हैं और बहुत सारी चैलेंजेस आज स्पोर्ट्स पर्सन्स के सामने हैं। एंड आप भी एक स्पोर्ट्स मैन रहे हैं और आप अभी भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं कोई ना कोई गेम्स के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि किस टाइप के चैलेंजेस जो हैं आज स्पोर्ट्स पर्सन के सामने हैं? हम दो तरह से कह सकते हैं, एक तो मॉनेटरी चैलेंजेस हैं, एक नॉन मॉनेटरी चैलेंजेस हैं। नॉन मॉनेटरी चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कैरेक्टर क्राइसिस। आजकल स्पोर्ट्स पर्सन्स के, क्योंकि वो देखते हैं कि स्पोर्ट्स के द्वारा इतना अच्छा कैरियर बन सकता है, पैसे भी कमा सकते हैं, हम लोग एमपी भी बन सकते हैं जी। और इतना पैसा कमा सकते हैं कि जो किसी भी फील्ड में इतना पॉसिबल नहीं। तो उसके कारण क्या हो गया है कि अभी लोग धीरे धीरे कुछ वैल्यूज़ को कंप्रोमाइज़ करने लगे ताकि हम थोड़े से टाइम में बहुत आगे चले जाए। यस। दूसरा क्या है कि एक धीरे धीरे अभी करप्शन भी इसमें बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन में फेवरेटिज्म कर देना या परिवारवाद दिखा देना, जी जी जी। या फिर उसमें जातिवाद शो करना, या किसी मिनिस्टर्स का या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का अप्रोच ला करके सिलेक्शन कर देना। जी। तो इस टाइप के नॉन मॉनेटरी चैलेंजेस आ रहे हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा है ड्रग्स में बच्चे आजकल क्या सोच रहे हैं कि कम समय में हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाएं, परफॉर्मेंस को बढ़ा दें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि केवल हमारा यही एम नहीं होना चाहिए कि हमें केवल मेडल ही जीतना है। हमें अपने जीवन के बारे में भी सोचना है कि हमारे जीवन पे उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। विद द करेक्टर इश्यूज एंड जो आपने ड्रग्स की बात की, जिसको आजकल हम डोपिंग भी कहते हैं, जो डोपिंग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी हम देखते हैं कि वो करते हैं, ऐसा ड्रग्स लेते हैं। तो क्या उनके मोटिव्स होते हैं ये सब करने के लिए? अल्टीमेट मोटिव तो यही होता है कि भाई हम कुछ ऐसी अचीवमेंट कर जाएं जो दुनिया में और कोई खिलाड़ी वो ना कर पाए जी। तो मतलब उनका एम होता है कि भाई हम एक हिस्ट्री क्रिएट कर दें और हमारा नाम, मान, शान इतना हो जाए कि कोई और उस तक छूने की हिम्मत भी ना कर सके जी। उसमें क्या होता है कि एक तो अपने खुद के हेल्थ के ऊपर असर आ जाता है, राइट। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो यंगस्टर्स हैं उनके माइंड पे जो असर आता है वो बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि वो खिलाड़ियों को अपना एक आइडल बना लेते हैं कि भाई ये मेरा एक आदर्श है, मुझे जीवन में ऐसा बनना है जी। लेकिन कुछ समय के बाद जब पता चलता है कि ये तो फलाने स्कैंडल में पकड़े गए या इन्होंने ड्रग्स ली थी जी, तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो वो जो इमेज है, उनकी छवि वो है बिल्कुल खराब हो जाती है। बिल्कुल। अभी आपने सुना भी होगा, एक इंटरनेशनल साइकिलिस्ट थे,
इंक्लूडिंग मुझे भी लगता था कि मेरे एक आदर्श हैं और उनसे मैं बड़ी प्रेरणा लेता था, लेकिन आई वॉज सरप्राइज्ड कि कैसे इन्होंने टीवी के सामने एक्सेप्ट किया कि मेरी जितनी भी रिकॉर्ड्स बनाए मैंने, जितने बार भी मैंने चैम्पियनशिप जीती, तो उसके पीछे ये ड्रग्स का एक हाथ था। जी 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 जी। इट वाज वेरी शॉकिंग टू द होल वर्ल्ड। और आपने एक जिक्र किया एक शब्द का, करेक्टर इश्यूज का, तो करेक्टर इश्यूज क्या है बारीकी तौर पर अगर देखते हैं तो क्या चीज़ है ये? कैरेक्टर इश्यूज में एक तो जो कैंप्स के अंदर हैरासमेंट होता है, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ और हमने देखा कैंप्स में जाकर के भी कई बार हम प्लेयर्स को मिसगाइड कर देते हैं कि आपको ये काम करने से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, जी जबकि वो नैतिकता के हिसाब से बिल्कुल गलत है। दूसरा, आपने देखा है कि जब हमारा खान पान ठीक नहीं होता है और हम अपने ऊपर संयम नियम के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उस कैरेक्टर क्राइसिस में फंसते चले जाते हैं। जी। तो ये चीज़ सभी को ध्यान रखनी चाहिए। और जो भी पास्ट में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं, बॉक्सिंग में भी एक बार आया था और गोल्फ में भी एक बार आया, तो उन चीज़ों से हम सबक लेकर के और बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना के अपनी लाइफ में आगे चलें। और इसी से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन भी याद आ रहा है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो बहुत प्रिपरेशंस भी करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वो जब परफॉर्म करते हैं उस स्टेज पर, उस प्लेटफॉर्म पर, तो जितना हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, जितनी लोगों की आशाएं जुड़ी होती हैं, तो उतनी नहीं हो पाती हैं। तो हमारे देश के अंदर स्पोर्ट्स का जो ये फील्ड है, इसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं और कैसे उसको बहुत अच्छा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स भी हैं, जी नॉन मॉनेटरी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो नॉन मॉनेटरी हैं, ये तो हम लोग चलो कुछ ना कुछ माइंड पावर ट्रेनिंग या स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कैंप्स लगा करके और इनको काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है। मॉनेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अच्छे इक्विपमेंट नहीं मिलना, या जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप गाँवों में जाओगे तो जैसा आप जानते हो 70 to 80% आबादी हमारी भारत देश की बिल्कुल तो गाँव में ही है। yes. तो इतना टैलेंट है गाँव में, अगर हम वहाँ जा कर के उनको इफ वी कैच देम यंग, तो हमारा कोई वजह नहीं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर ऊपर ना आए। और कोशिश करके हम जो ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम्स हैं, ये अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे अगर डेवलप करें जी तो उससे हम अपने गांव के खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तो हमें उनको टैलेंट हंटिंग करके गांवों से निकालना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर जो किट होती है प्लेयर्स की, वो हमारे प्लेयर्स से काफ़ी अच्छी होती है। राइट। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है कि भाई वो सामने वालों को देखते हैं कि ये तो वेल किटेड हैं और इनके पास तो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जी। तो ये चीज़ जो आ रही है, इसको भी हमें हमारी गवर्नमेंट को और हमारे जो भी कॉरपोरेट्स हैं उनको ओवरकम करके, उनको सपोर्ट करके और अपने इंडियन स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम स्पोर्ट्स विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं और अभी तक अनेक ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हमने उसका इफेक्ट देखा। इसमें हमारे 9 सेशंस होते हैं, 9 मॉड्यूल हैं। फॉर एग्जांपल द पावर ऑफ माइंड इन स्पोर्ट्स, तो ये 45 मिनट का सेशन है। इसमें हम बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे यूज़ करें, फिर मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या क्या हैं स्पोर्ट्स के अंदर, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें इवेंट से पहले, इवेंट के दौरान, फिर अपनी टीम स्पिरिट को कैसे बनाएं। प्लेयर्स का जब तक आपस में रिलेशंस ठीक नहीं होंगे तो आप कितनी अच्छी ट्रेनिंग दो, कितनी अच्छी डाइट दो, कितने अच्छे इक्विपमेंट्स दो, अगर हमारी स्पिरिट ही नहीं है, हमारे अंदर रिलेशंस ठीक नहीं है, तो वो जानबूझ के भी कई बार प्लानिंग करके, ग्रुपिज्म करके और वो डाउन कर देते हैं रिजल्ट को। जी। तो ये उनको बताते हैं कि कैसे हम रिलेशंस को अच्छा मेंटेन रखें। फिर उनको वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं कि हाउ टू ब्रिंग वैल्यूज़ इन स्पोर्ट्स। फिर हमारी न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका क्लाइमेट अलग है, हमारा इंडिया का क्लाइमेट बिल्कुल हॉट होने के कारण हमारी अलग डाइट पैटर्न है। बिल्कुल। फिर होलिस्टिक फिटनेस,
कि केवल ये नहीं है कि हम फिजिकल ट्रेनिंग करते रहें और मेंटल फिटनेस के ऊपर ध्यान ही ना दें। तो उन दोनों का कैसे हम बैलेंस करें। फिर उसमें एक और सेशन होता है साइंस ऑफ सक्सेस, क्योंकि जब एक खिलाड़ी सक्सेसफुल होता है तो वो केवल इंडिविजुअल नहीं होता है, सबसे बड़ा रोल होता है उसके पेरेंट्स का जी। फिर उसके कोचेस का, फिर उसकी खुद की लगन का। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर सोसाइटी में जुड़े हुए होते हैं और उसके ऊपर भी उसमें हम उनका वर्कशॉप करते हैं 45 मिनट्स की। और लास्ट का सेशन होता है साइंस ऑफ मेडिटेशन। जी। तो मेडिटेशन से कैसे हम अपने एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और उसमें कोई खर्चा नहीं है, केवल आपको साइलेंस में बैठ करके अपने आप से बातें करनी है पॉजिटिव और अपने आप को रिचार्ज करके एंड यू हैव टू गो इनटू द फील्ड। तो ये पूरा ट्रेनिंग हम माइंड पावर ट्रेनिंग में कराते हैं। तो जो ये आपने सेशंस आपने बताए, बहुत सारे टॉपिक्स आपने बताए हैं, तो आप जब प्रैक्टिकली आपने जब स्पोर्ट्स पर्सन को ये ट्रेनिंग दी तो कितने टाइम बाद में उनका जो ये डेवलपमेंट है, इंटरनल डेवलपमेंट है, ये हुआ और क्या उनके जो परफॉर्मेंस है उनमें कोई फर्क आया पहले से? कितने लोगों, मैं एक कितने खिलाड़ियों आपके का सामने आया? ना एक एग्जांपल शेयर करना जी। चाहूँगा। प्रेमचंद डेगरा जी हैं जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, जी। मिस्टर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, मिस्टर यूनिवर्स 1988 में इंडिया के। और वो हमारी एक स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में आए थे माउंट आबू ज्ञान सरोवर में। तो उन्होंने जब ट्रेनिंग देखी तो उन्होंने कहा कि भाई जगबीर भाई, हम लोगों ने इतनी बार ये सब सुना है मेडिटेशन के बारे में, तो वो मुझे अपने टीम के साथ जोड़ करके बुदापेस्ट ले गए। तो उससे एक महीने पहले ही एशियन चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें अंकुर शर्मा एक यमुनानगर से हमारे बॉडी बिल्डर हैं जी। तो उनकी सेकंड पोजीशन थी। वहाँ जाने के बाद फिर हमने ये सारी ट्रेनिंग कराई उनको। इवेंट से पहले कैसे अपने आप को साइलेंस में रखें, मौन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपने गेम को विजुलाइज करके फोकस करें। तो ये आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन तो उनके साथ हम ये सब एक्सरसाइज करते रहे, लेकिन मेरे 1 वीक उनके साथ रहने के बाद उनमें 2 तो वर्ल्ड चैंपियन बने, जी, वर्ल्ड चैंपियन, मिस्टर यूनिवर्स, और एक ब्रॉन्ज मेडल। जो हमारे एक कोच थे मिस्टर नायर मुंबई से, जो इंडियन नेवी से हैं, इंडिया के चीफ कोच हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे अपने मतलब व्यूज़ दिए और इसके बारे में बहुत सराहा। तो इसलिए मैंने फिर उनको थोड़ा वीडियो क्लिप भी ली, मैंने कहा अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे ये राज्यों का मेडिटेशन की ट्रेनिंग हमारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर सकती है। जी जी जी। अभी आपने एक दो शब्दों का यूज़ किया, एक तो साइलेंस पावर, आपने कहा कि गेम शुरू होने से पहले साइलेंस में रहना है, और दूसरा आपने विजुअलाइजेशन शब्द का जिक्र किया है। तो विजुअलाइजेशन क्या चीज़ है? माइंड पावर और मेडिटेशन का आपस में काफ़ी गहरा कनेक्शन है। जैसे 2 तरह की रिलैक्सेशन होती है, एक तो हम एक्सरसाइज करके, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके फिर कूलिंग डाउन करते हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए। दूसरा, हम मेंटली अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देके और ऐसे पावरफुल अपने आप को इनपुट्स दें तो उससे भी हम रिलैक्सेशन अपने आप को कर सकते हैं। तो ये चीज़ है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो 5 to 10 मिनट्स हमारा जो ब्रेन है वो अल्फा लेवल में होता है। तो अगर हम उस समय मेडिटेशन करें और अपने आप को चार्ज करें, जो सुप्रीम पावर है उसका ध्यान करके और अपने अंदर वो एनर्जीज को रिसीव करें, तो उससे हमने देखा कि लोगों के अंदर जो पहले एकदम ऐसे तनाव था, एकदम रिलैक्सेशन हो जाता और पॉजिटिव थॉट्स देने से उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता, उनको लगता है नाउ आई कैन डू इट। तो ये चीज़ मेडिटेशन में उनको कराते हैं। फिर सेकंड चीज़ है विजुअलाइजेशन। जी। तो कोई भी इवेंट होती है, जैसे मतलब रेसलिंग में आप जा रहे हो, तो एक्चुअल में बाउट खेलने से पहले आप जब अपने रूम में बैठे हैं या होटल में बैठे हुए हैं तो उस समय में क्या करना चाहिए कि हमें विजुलाइज करना चाहिए अपना गेम। तो मेंटली हम धीरे धीरे उस इवेंट के अंदर जा रहे हैं, पूरा विजुलाइज करें, ऑडियंस बैठे हुए हैं, बहुत सारे रेसलर्स आए हुए हैं और आप एक बहुत अच्छे मूड में हो, आपने बहुत अच्छे से आज परफॉर्म किया और आपकी लाइफ बेस्ट बाउट आज थी,
और ऐसे करके और धीरे 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 वापस आप अपने रूम के अंदर आ जाएं। मतलब गेम स्टार्ट होने से पहले हमको ये चित्र बनाना है। चित्र बनाएं, विजुलाइज करें जी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पिक्चर की भाषा समझता है। तो जैसे ही हम विजुलाइज करेंगे तो हमारी जो सबकॉन्शियस पावर्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं और एक्टिवेट होने के बाद वो हमारे एक एडिशनल बेनिफिट हमें अपने गेम के अंदर मिल जाता है। तो विजुअलाइजेशन क्या गेम से पहले ही करनी चाहिए कि इसको रेगुलर प्रैक्टिस में करना चाहिए? ड्यूरिंग इवेंट भी कर सकते हैं, बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट, तीनों टाइम में कर सकते हैं। अभी हम रिसेंटली एक अंशु जैन सप्पा है जो कि 3 बार माउंट एवरेस्ट उन्होंने स्केल किया जी। तो वो भी हमारे एक कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो उन्होंने कहा कि जो माउंट एवरेस्टर्स हैं हमारे, वो तवांग में इनका एक कैंप है अभी, तो आप वहाँ करके इनको ट्रेनिंग दें। तो हम वहाँ तवांग गए जो कि 13,000 फीट की हाइट पे है। उनका 10 दिन का कैंप लगा। तो जब ये विजुअलाइजेशन हमने उनको कराया कि भाई आप अभी साइलेंस में बैठ जाएं और फील करें कि दैट यू आर क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, तो धीरे धीरे आप 13,000, 14,000, 15, तो ऐसे करते करते वो जब उनको हमने विजुलाइज कराया तो पूरी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसमें से 16 एवरेस्टर्स में 14 ने अपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए। तो 2 को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अदरवाइज जो विजुअलाइजेशन कराया तो उनको भी बहुत अच्छा अनुभव रहा और उनके भी हमारे पास बहुत अच्छी फीडबैक्स हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा पावर है विजुअलाइजेशन? कॉन्शियस के पास 10% पावर है जी। आपने अपने आप से थॉट दिए कि इस बार मुझे जीतना ही है, इस बार मेरी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, तो सबकॉन्शियस माइंड वो बातों को कैच कर लेता है और उनके ऊपर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। आप भले सो भी जाते हैं बट स्टिल इट कीप्स ऑन वर्किंग और आपके लिए ऐसी संभावनाएं तलाश करता है कि भाई कैसे आपको विक्टोरियस बनाए। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एफ्रो एशियन गेम्स हो रहे थे जी। हैदराबाद में, जो फर्स्ट एफ्रो एशियन गेम्स थे। तो हम वहाँ पे गए और अलग अलग टीमों से मिल रहे थे कि कैसे माइंड पावर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। तो उस समय डॉक्टर MP गणेश जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने कहा कि आप ये जो ट्रेनिंग है, अभी हमारा मैच होने वाला है वुमेन हॉकी मैच, तो आप इसमें थोड़ा इनको ट्रेनिंग दो। आप बिलीव नहीं करोगे कि वो टीम कोरिया से पहले हार चुकी थी जी। तो जब हमने उनको बुलाया, मैंने कहा भी चलो इस हॉल के अंदर एक ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट था, मैंने कहा कि चलो यहीं बैठ जाएं और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपस में। तो जब मैंने देखा कि वो जो प्लेयर आ रहे थे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो रास्ते में कोई धक्का मुक्की बातें, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे, कोई मोबाइल पे बात कर रहा था। तो मैं वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया उनका, मैंने कहा देखो ये मतलब इनको इन चीज़ों से कितना फोकस के ऊपर असर पड़ेगा। फिर मैंने बताया उनको कि देखो आपका नेक्स्ट डे मैच है, तो आप जीतना चाहेंगे इसको? बोला यस सर, हमें ज़रूर जीतना है। तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। बोला बताओ क्या करना हो जी। तो मैंने कहा कि जितने भी आप जितना ज़्यादा साइलेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब तक मैच आपका है तो आप ना तो मोबाइल पे बात करें, ना आपस में बात करें, और ना ही घर पे कोई ज़रूरी मैसेज हो तो घर पे बात करें। अदरवाइज क्या होता है कि हम जब भी बात करते हैं तो हमारा जो एनर्जी है, मेंटल एनर्जी, वो डाइवर्ट हो जाती है। राइट। अगर आपके घर से कोई नेगेटिव समाचार आ गया जी, तो आप क्या होगा कि आप माइंड अपसेट हो जाएगा। माइंड अपसेट हो जाएगा। आप उसके गेम के ऊपर फोकस करने के बजाय वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे। बिल्कुल। या आपके फ्रेंड ने कोई बात बता दी कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। उसके अलावा क्या होता है कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें 3 चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, रेस्ट, एक्सरसाइज और डाइट। जी। तो जब हम ज़्यादा काम करते हैं मोबाइल पे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, आपने रात को 1-2 घंटे मान लो उस चीज़ पे डिवोट किया, तो वो जो रेस्ट का पीरियड था वो आपने वहाँ उसको गंवा दिया, तो आपका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 19-20 फर्क जरूर पड़ता है नेक्स्ट डे। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें प्रिंसिपल फॉलो किए एंड
they won the next day the championship. आपने इतनी सारी बातें बताई हैं हमको कि मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड वैल्यूज़ का आपने बताया है, प्रॉपर डाइट के बारे में भी बताया, तो क्या इन सब चीज़ों से हमारा जो इंडियन स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड है वो राइज हो सकता है? तो मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है, अगर हम इन सब चीज़ों के अलावा थोड़ा सा और भी कुछ बातों का ध्यान रखें। जी। जो भी हमारे इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल ट्रस्ट हैं या टेम्पल्स हैं, वो एक ऐसा सेलेक्ट करके और उनको भी एक एक टीम के साथ जोड़ा जाए। जी। हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CISF, BSF, तो इनमें से इनको भी हम बताएं कि भाई आपको किसी एक टीम के साथ जुड़ना है और उनकी तैयारी करानी है ओलंपिक गेम्स के लिए। साथ के साथ जो सेलिब्रिटीज़ हैं, खासकर फिल्म वाले, सबको एक वॉलंटियर्स बना करके कि आपको एक एक टीम के साथ जुड़ना है, और ये उनके लिए एक प्रेस्टीज इशू बन जाए कि हमारी टीम को ओलंपिक में हमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिलवानी। जी। और मैं देखता हूँ कि जो भी हमारे सबसे ज़्यादा मेडल्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स में, स्विमिंग में बहुत मेडल्स हैं, जिम्नास्टिक में बहुत मेडल हैं, तो ऐसे गेम के साथ हम उनको खासकर कहें कि आप इनके इस टीम के साथ अपना तन मन धन पूरा मतलब न्यौछावर करें और हमें ओलंपिक में मैक्सिमम मेडल लेके आने। जी। एक तो ये मेरा थॉट है कि हम ऐसे इन लोगों को जोड़ें। दूसरा, एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएं, उस मीटिंग के अंदर सेंट्रल और स्टेट स्पोर्ट्स एजेंसीज, स्पोर्ट्स बोर्ड्स, स्पोर्ट्स के जितने भी एसोसिएशन फेडरेशंस हैं, इसके अलावा जो भी नेशनल टीम के कोचेज़ हैं, उनके मैनेजर्स हैं या उनके कैप्टन हैं टीम के, क्योंकि क्या होता है कई बार कि वो एडमिनिस्ट्रेटर्स तक तो बात पहुंच जाती है, लेकिन जो एक्चुअल में जिनको पता है प्रॉब्लम, या तो कोच को पता होता है या मालूम होता है मैनेजर या कैप्टन को। तो जब तक हम उन लोगों को इस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे और उनकी वर्कशॉप नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे, तो वो टाइम निकल जाता है, तैयारियां, वो तब तक ओलंपिक गेम नज़दीक आ जाता है। तो ऐसी हमें एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी चाहिए और उस मीटिंग में ये सारी कैटेगरीज के लोग प्लस जो NGOs, बहुत सारी NGOs अभी हैं, जो ओलंपिक गोल्ड कोस्ट है, स्पोर्ट्स विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं, और ऐसे जो भी NGO काम कर रही हैं उनको भी इसमें बुलाएं और उनको टाइम दें कि आप अपने व्यूज़ दो, अपनी ओपिनियन दो जी कि हम ओलंपिक में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि फिर ये इन्फॉर्मेशन हम सब पूरे कंट्री में भेजें कि उसका एसेंस क्या रहा मीटिंग का। और दूसरा मुझे थॉट है कि जो हमारा टोक्यो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं 2020 में जापान में, तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट बनाएं कि हमारी जो स्टेट लेवल की टीम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है जी, उनको भी हम इन्वॉल्व करें, और अगर हमें लगता है कि नहीं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हम ऐसा कर सकते हैं, नॉर्थ जोन के लिए, नॉर्थ और ईस्ट जोन के लिए अलग मीटिंग रखें और साउथ और वेस्ट जोन के लिए अलग एक ऐसा मीटिंग रखें, और फिर उनका इंटेंसिव ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग में फिजिकल ट्रेनिंग हो, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो, और ये जो माइंड पावर ट्रेनिंग हम जी। लोगों के जो इतने सालों से एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जी हमने साइना नेहवाल जी के साथ काम किया, क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी जो रमेश माने जी हैं उन्होंने हमारी सेवाएं ली, बॉडी बिल्डिंग के साथ हम लोगों ने काम किया, मोहम्मद आरिफ द्रोणाचार्य अवार्डी बैडमिंटन टीम में, तो बैडमिंटन टीम के साथ उन्होंने बहुत अच्छी मतलब मेहनत कराई। इसके अलावा जो सनी थॉमस द्रोणाचार्य अवार्डी इंडियन शूटिंग टीम के चीफ कोच थे, तो उन्होंने सबसे पहले बेंगलोर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ये हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग कराई। तो जब हमारे कुछ लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं हम सभी टीम के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करें। जी बिल्कुल। और फिर दूसरा क्या है कि स्पोर्ट्स विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, दे आर डूइंग ऑल द सर्विसेज फ्री ऑफ एनी चार्जेस, कोई खर्चा नहीं, कोई उनका फीस नहीं, वॉलंटरी सर्विस कर रहे हैं। और हमारा जो राजयोगा मेडिटेशन है, जो हमारा भारत का प्राचीन साइंस है, जी जिसको चाइना, कोरिया, जापान सब अपने अपने प्लेयर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं,
तो भाई हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर सकते बिल्कुल अपने? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी प्लानिंग हमें करने की बहुत ज़रूरत है। इतने अच्छे जो है सजेशंस रखे हैं आपने कि कैसे हमारा इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। टिप्स भी बताया आपने कि कैसे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन 5-10 मिनट्स के लिए भी हम कर ले तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो सकता है। तो भाई साहब आपने इतनी बेहतरीन चर्चा की है और बहुत सारे ऐसे पहलुओं को टच किया है जो शायद स्पोर्ट्स पर्सन्स अभी शायद जानते नहीं है। आपने ये डिस्कशन की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। तो देखा आपने कि कैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स के सामने जब चैलेंजेस आती है, कितने सारे स्ट्रेस आते हैं, तो मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन ये कितना इम्पॉर्टेंट टूल है एक माइंड पावर ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि यदि हम 5 to 10 मिनट से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि भाई साहब ने एक्सपीरियंसेस भी बताए कि उन्होंने कैसे ट्रेनिंग्स दी और रिजल्ट्स भी दिखाई दिए। तो आप भी इनको करके देखिएगा, सीखिएगा। आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति। We are the wings of Brahma.